अभी कितने लोगों को आप दे पा रहे हैं? अभी मैं आपको बता दूं 15 ईयर की सर्विस कमीशन पूरी करके एक जेसीओ जूनियर कमीशन ऑफिसर डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर पियोन के पद के लिए अप्लाई कर रहा है। अगर आप जेसीओ जैसा व्यक्ति इतना बाउंड हो गया कि वो पियोन के पद के लिए अप्लाई कर रहा है, तो आप ये 4 साल वाले एक अग्निवीर की क्या स्थिति होगी आप समझ सकते हैं कि अरे मैं तो इनको प्रायोरिटी दूंगा। क्या आप एक सेना के जवान की ये वैल्यू समझते हैं कि एक सिक्योरिटी गार्ड एक वॉचमैन की तरह आपके कार्यालय के बाहर खड़ा नियुक्त रहेगा? ये हाँ, उनकी जो बड़े बड़े पूंजीपतियों की आमदनी क्यों बढ़ती जा रही है, वो इस कोरोना में क्यों अमीर हो गए, है ना? या इसका मतलब ये हुआ कि उन्हीं के लिए पूंजीपतियों के लिए ही काम कर रहे हैं। सेना की तैयारी करते हैं, ये कोई हाईली एजुकेटेड बच्चे नहीं होते, 10 या 12वीं क्लास तक पढ़े हुए होते हैं। इस तरह का जब युवा सेना में जाएगा और फिर 4 साल वहाँ से रिटायर हो जाएगा, तो वह कुछ बेहतर काम नहीं कर पाएगा। युवा बोलेंगे कहाँ से, उनको दबाया जा रहा है ना, वो कैसे बोलेंगे? 2 करोड़ जॉब देने का उन्होंने वादा किया था, है ना? उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसके विपरीत उन्होंने 14 करोड़ लोगों की जॉब्स खो दी है। सरकारी सेक्टर्स में 23 लाख पद तो हमेशा के लिए सस्पेंड कर दी। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। अब इस वक्त हम हैं दिल्ली में और यहाँ पर देखेंगे कि बेरोजगारी के खिलाफ एक और जो है वो जंग छिड़ चुकी है। लगातार युवा भी यहाँ पर मौजूद है, युवा अब सड़कों पर है, मुद्दे अनेक हैं जिन पर बातचीत करना बेहद जरूरी है और सभी मुद्दे युवाओं से जुड़े हुए हैं और यहाँ पर युवा है तो इनसे बातचीत करेंगे जो काफी बेहतर होगा। युवाओं के मुद्दे, बेरोजगारी का आपने उठाया, महंगाई का मुद्दा उठाया, अभी अग्निपथ योजना चल रहा है जो जिस पर युवाओं से बातचीत करना बेहद जरूरी है। क्या कहेंगे इन मुद्दों पर जब सरकार कहती है कि आप लोगों के हित में काम करती है और आप यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं? और यही मांग है ना? जिस तरीके से आप देख रहे हो बेरोजगारी की स्थिति है, आज युवा अपनी समस्याओं को लेकर विरोध का धार खो रहा है ना? शिथिल हो रहा है, कुंठित हो रहा है ना? क्योंकि जब तक सांस्कृतिक पतन है, आप देख रहे हैं कल्चर डिग्रेड होगा तो कोई आवाज नहीं उठा सकता, समझ नहीं पा रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। उस स्थिति में भी आंदोलन जिस तरीके से पूरे देश भर में बेरोजगारी को लेकर के हो रहा है, आप समझ सकते हैं कि किन मांगों को लेकर किन किन चीज़ों को लेकर के यहाँ पे जो यूथ अपनी मांग कर रहे हैं। अग्निपथ के स्कीम का जो इशूज है, हाँ, इन सब चीज़ों का इशू है पूरे देश में। अग्निपथ में क्या बुराई है तो आप यहाँ पर मांग? कंक्लूड करने से आपका जो सवाल है उसके बाद जो आंदोलन चल रहा है कि जो भी सरकार सत्ता में आती है यही करके आती है कि मैं गरीबों के हित के लिए काम कर रहा हूँ। आप देखो कि उनकी स्थिति क्या है, युवाओं की स्थिति क्या है, छात्र नौजवानों की स्थिति क्या है। उनकी स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। जो आम जन समस्या है वो गरीब से गरीब होता जा रहा है। अगर ये इन्हीं के लिए काम कर रहे हैं, आम जनता शोषित पीड़ित लोगों के लिए काम कर रहे हैं जो अपनी पेट भरने में असक्षम हो रहा है ना, आज के महंगाई के दौर में, तो ये हाँ, उनकी जो बड़े बड़े पूंजीपतियों की आमदनी क्यों बढ़ती जा रही है, वो इस कोरोना में क्यों अमीर हो गए, है ना? या इसका मतलब ये हुआ कि उन्हीं को लेकर पूंजीपतियों के लिए ही काम कर रहे हैं, है ना? ये तो आप ये सही बात है कि ये हमारे जो देश में जो स्थिति है, जो जो सरकारें हुई हैं वो आम जनता की नहीं है, वो बड़े बड़े पूंजीपति कॉर्पोरेट हाउसेस के लिए काम कर रही हैं और उनकी दिन प्रतिदिन आय बढ़ती जा रही है और गरीब गरीब होता जा रहा है। अच्छा, आप यहाँ युवाओं की बात कर रहे हैं, अभी युवाओं का जो मेन मुद्दा चल रहा है वो मुद्दा है अग्निपथ का, अग्निवीर कहने का। अगर आप बताएं कि अगर 4 साल एक युवा को नौकरी मिलती है जिस समय वो ग्रेजुएशन करता है, सरकार का कहना है, तो इसमें गलत है? देखिए, आप जो तुलना करते हैं कि एक युवा को 4 साल की सर्विस कमीशन मिल रही है, उसको 11 लाख रुपए सर्विस के दौरान मिलेगा। इसके बाद वो जब वो वहाँ से रिटायर होगा तो सेवानिधि के रूप में भी उसे 11 लाख रुपए और मिल जाएगा, है ना? लेकिन वो आप ये नहीं देख रहे कि उसी के उस सैलरी से ये पैसा काटा जा रहा है, ठीक है? दूसरी बात, अब किस तरह का अनाप-शनाप तर्क देते हैं कि एक 21 साल का युवा है, 24 लाख रुपए हाथ में लेके जा रहा है, क्या बुरा है? ठीक है, आप उसको उस कमीशन से क्यों नहीं कंपेयर करते जब वो 15 साल रहकर सेना में सर्विस देता, तो उससे क्यों नहीं तुलना करते हैं आप? क्या उस समय वह बुरी स्थिति में था या अब आपने उसे बेहतर स्थिति में रख दिया है? निस्संदेह आप सेना का भी धीरे धीरे निजीकरण ही कर रहे हैं। आप केवल 25% सोल्जर्स को ही रेगुलर कमीशन पे रखेंगे, बाकी सारे एक तरह से संविदा जैसा ही ये सिस्टम रहेगा। यही तो तर्क दिया गया, आप यहाँ बेरोजगारों के खिलाफ कर रहे हैं, यही तो तर्क दिया गया कि इससे रोजगार बढ़ेगा, 4 साल वो रहेंगे, 4 साल बाद कोई और युवा को मौका मिलेगा। क्या केवल 4 साल किसी व्यक्ति के जीवन काल के लिए काफ़ी होता है? क्या उसका पूरा जीवन फिर वो घर पे बैठा रहेगा या वो अन्य किसी सर्विसेज की लायक नहीं रहेगा? क्योंकि जब वह सेना में सर्विस देगा तो वह उसका मानसिक एक अलग तरह से चरित्र उसका निर्मित हो चुका होगा। तो जो दूसरे सेक्टर्स है जैसे कि जर्नलिज्म है और जो हमारे क्लैरिकल सेक्टर्स है, प्रशासनिक सेवा है, वो इनकी तैयारी क्यों नहीं करेगा? क्यों वो 4 साल के लिए तैयारी करेगा? और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जो गाँव के जो बच्चे होते हैं वही सेना की तैयारी करते हैं। ये कोई हाईली एजुकेटेड बच्चे नहीं होते, 10 या 12वीं क्लास तक पढ़े हुए होते हैं। इस तरह का जब युवा सेना में जाएगा और फिर 4 साल वहाँ से रिटायर हो जाएगा, तो वह कुछ बेहतर काम नहीं कर पाएगा, ना ही वो कोई किसी बेहतर विकल्प की तलाश कर पाएगा। और इस कारण से वह कुंठा के कारण फिर पीड़ित होकर के सुसाइड वगैरह जैसे कृत्य भी हो सकते हैं। या फिर वह अभी आपने कैलाश विजयवर्गीय का बयान सुना, कितना शर्मनाक बयान था। आखिरकार उनके मुंह से वो बात निकल ही गई जो वो छुपाना चाहते थे कि अरे मैं तो इनको प्रायोरिटी दूंगा।
क्या आप एक सेना के जवान की ये वैल्यू समझते हैं कि एक सिक्योरिटी गार्ड एक वॉचमैन की तरह आपके कार्यालय के बाहर नियुक्त रहेगा? तो नहीं लग रहा अब युवा शांत हो गया है इस मुद्दे पर? जो आक्रोश शुरू के दिनों में हमने देखा, जो लड़ाई हमने शुरू के दिनों में देखी, जिससे लग रहा था कि सरकार अब इनकी सुनेगी, क्योंकि लगातार सरकार भी कुछ ना कुछ उसमें कंपेंसेट कर रही थी चीजों को, पर अब ये मुद्दा दब गया है या युवा शांत हो गए हैं? देखिए, मुद्दा दबा नहीं है। स्थिति बेसिकली ये है कि जो हमारा युवा है, आपको पता है कि अगर आप भूखे हो, आपको भोजन चाहिए, अगर आपको कोई भरपेट थाली नहीं देगा तो आप एक रोटी करके ही अपनी भूख को किस तरह से अपनी भूख पिपासा को निभाएंगे। ठीक है, और यही कारण कि हमारे बेरोजगार वाले देश में अगर 100 युवा आंदोलन कर रहे हैं तो 10 युवा ऐसे होंगे जो उस अपॉर्चुनिटी को हासिल करेंगे कि ठीक है यार, आंदोलन चल रहा है, जॉब तो कर ही लेते हैं, क्योंकि जॉब आखिरकार मुद्दा ही ऐसा है। ऐसा मुद्दा है कि आप उसमें कितना अपोज करेंगे, कितना आप संघर्ष में जाएंगे। अगर आप संघर्ष में जाएंगे तो पता लगा कि आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी जो छोटी सी मिल रही थी वो भी आपके हाथ से गया। ये कुछ ऐसा है कि कहीं पे रोटी का एक टुकड़ा पड़ा था और आप लड़ने लग गए कि नहीं हमें और रोटी चाहिए, इतने में कोई दूसरा आके वो रोटी का टुकड़ा छीन गया। तो इस कारण बस क्या होता है कि फिर वो युवा मजबूर हो जाता है, बाउंड हो जाता है, दे आर बाउंड टू अप्लाई फॉर दिस जॉब। तो इसलिए उसको ये काम फिर करना ही पड़ता है। और इसी तर्क को सरकार ये करके सामने रखेगी इस डेटाबेस को। अभी आपने देखा ना, 1 जुलाई को पोर्टल आ जाएगा, 1 जुलाई को पोर्टल आ जाएगा कि आपको पहले इसमें अप्लाई करना है, देन आप इस फोर्सेस के लिए एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया में आओगे, तो वो अप्लाई नहीं कर पाते हैं सरकार की बातों पर। जब सरकार ने ये वादे किए हैं कि आपको अच्छी नौकरियों पर, अच्छे पदों पर बिठाया जाएगा, उसके बाद तो उस चीज पर विश्वास नहीं है। अभी कितने लोगों को आप दे पा रहे हैं? अभी मैं आपको बता दूं, 15 ईयर की सर्विस कमीशन पूरी करके एक जेसीओ, जूनियर कमीशन ऑफिसर, डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर पियोन के पद के लिए अप्लाई कर रहा है। अगर आप जेसीओ जैसा व्यक्ति इतना बाउंड हो गया कि वो पियोन के पद के लिए अप्लाई कर रहा है, तो आप इस 4 साल वाले एक अग्निवीर की क्या स्थिति होगी आप समझ सकते हैं। वो किसी प्राइवेट कंपनी में मारा मारा धक्का खा रहा होगा, किसी प्राइवेट सिक्योरिटी में जॉब के लिए अप्लाई कर रहा होगा। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में ऑलरेडी जॉब्स नहीं है। ठीक है, निजी सेक्टर में जहाँ है वहाँ तो इस तरह से उनको घटा रहे हो। आप कह रहे हो कि पुलिस में आप उन्हें प्रायोरिटी दोगे, तो जो हमारा नवयुवक, जो फ्रेश युवा है, जो पुलिस विभाग में अप्लाई कर रहा है, फिर उसका क्या होगा? क्या वो भी ये प्रोसेस फॉलो करेगा कि पहले सेना में जाऊँ, फिर पुलिस में आऊँ, पहले सेना में जाऊँ, फिर अन्य प्रशासनिक सेवाओं में जाऊँ? तो आप ये किस तरफ ले जा रहे हो इसको? और सबसे बड़ी बात, ये गवर्नमेंट सदा शुरू से ही झूठ बोलती आ रही है। अभी आपने सुना होगा, प्राणदा जी ने स्पीच दी है यहाँ पर, उन्होंने बताया कि मोदी गवर्नमेंट 2 करोड़ जॉब देने का उन्होंने वादा किया था, है ना? उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसके विपरीत उन्होंने 14 करोड़ लोगों की जॉब्स खो दी है। सरकारी सेक्टर्स में 23 लाख पद तो हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिए है। शेखावत कमेटी की रिपोर्ट्स आई थी जिसने बोला कि उसका काम था कि सारे विभागों में ऑडिट करना, देखना कि वहाँ कितने कर्मचारी के पद खाली पड़े हैं और क्या वह कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। तो आप यही नहीं देख रहे कि 10 कर्मचारी का कार्य, 4 कर्मचारी जो ऑलरेडी वर्किंग है उनके ऊपर वो भार पड़ा, अतिरिक्त भार पड़ा, वो अपनी सर्विस को निभा रहे हैं। तो इसको ये समझ लिया कि वो 6 पदों की जरूरत ही नहीं है और वो हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिए गए। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि जॉब्स को घटा रहे हैं, ना कि बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे हम अग्निवीर वाले कॉन्सेप्ट पे कैसे मान ले कि ये बिल्कुल सही है? एक तरफ आप बेरोजगारी की बात करें, दूसरी तरफ सरकार कहती है पकोड़ा तलना भी एक रोजगार है। देखो, हमारा तो ये कहना है भारत सरकार से, ये कहना है कि जो दंगा फसाद हो रहा है देश भर में, पूरे देश भर में, तो मैं यही कहता हूँ कि इसको बंद करें। और बेरोजगारी, नशाखोरी, ठीक है ना, ये शराब, और इसको बंद करें। और क्या नाम है, शिक्षा पर, और क्या नाम है, शिक्षा पर, बेरोजगारी पर ये ध्यान है। बस इतना ही मेरा कहना है। इतना ही कहेंगे। युवाओं का दर्द जो है उसको कैसे बयां करेंगे? कैसे? युवाओं का दर्द कैसे बयां करेंगे? युवा का सुनने वाला कौन है? युवा सुनने वाला कौन है? भारत सरकार नहीं सुननी ना, युवाओं का सुनने वाला कोई नहीं है। सुन नहीं रही तो क्या फायदा इस प्रदर्शन? हाँ, तो हम अपना आंदोलन कर रहे हैं, अपना प्रोग्राम कर रहे हैं। मतलब फायदा पता है कि सुननी नहीं है। नहीं सुन रही है ना, उनसे कहना बेकार है। हम हार नहीं मानेंगे, या जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानती है तब तक हम पाते हैं क्या मांग करते हैं? हमारी मांगे हैं। एक तो बेरोजगारी है, नशाखोरी है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारी मांग को दबाया जा रहा है। जैसे कि अब देख रहे हैं अग्निपथ जो मतलब अचानक ही लागू कर दिया गया, जो कि नहीं करना चाहिए था। पहले सभा कर युवा भी कहाँ बोल रहे हैं? 2 दिन बोले युवा भी चुप हो गए। तो युवा बोलेंगे कहाँ से? उनको दबाया जा रहा है ना, वो कैसे बोलेंगे? कैम वो ट्रेन पटरी वो कर जब्त कर रहे हैं तो उनको वहां से लाठी मार के हटाया जा रहा है। प्लेटफार्म वगैरह वो कर रहे हैं तो उसको वहां से भगाया जा रहा है। तो युवा कहाँ जाएंगे? तो युवा अब क्या कहते हैं कि आपने बेरोजगारी की बात करी, एक तरफ आप बेरोजगारी का मुद्दा उठा रही हैं, दूसरी तरफ सरकार कहती है कि हमने रोजगार दिया है, चाहे वो इलेक्शन के समय पर कहे कि हम इतने रोजगार का वादा करते हैं और जिसके बाद उन्हें वोट भी मिलते हैं। ऐसा नहीं है वोट नहीं मिलते। तो वादा करने से नहीं होता ना, उन्हें देंगे तभी तो पूरा उनका वादा पूरा होगा। खाली वादा सर मतलब उस टाइम कर लेते हैं जिस टाइम वोट उन्हें चाहिए होता है, उस टाइम तो वादा कर लेते हैं, उसके बाद तो वो सब कुछ भूल जाते हैं। उस वादे पे उन्हें निर्भर रहना चाहिए ना, कि हमने जो वादा किया है तो उस तरह का हम काम करें, तभी तो हम सरकार हमको, जनता हमको पसंद करेगी।
बिल्कुल, लगातार जो है लड़ाई जारी है रोजगार को लेकर। इसी के साथ जो प्रोग्राम हुआ है वो यही प्रोग्राम की युवाओं के ऊपर था। योजना जिस प्रकार से लागू की गई हैं वो योजनाओं को वापस लिया जाए, जल्द से जल्द यही मांगे इस वक्त जो है वो चल रही है। इसी के साथ देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।